अब जो है वो थोड़ी सी एक जनरल एनाटॉमी है एयर की। आई होप कि आप सबको इतनी बेसिक तो आती होगी। अब जनरल एनाटॉमी में क्या होता था, एयर इज डिवाइडेड इनटू मेजरली इनटू थ्री पार्ट्स। एक क्या है, एक्सटर्नल एयर है, दूसरा हमारे पास क्या है, मिडिल एयर है, और तीसरा क्या है, इंटरनल एयर है। सबसे पहली बात, अब एक्सटर्नल एयर में हमारे पास क्या होता था, एक तो हमारे पास होता था एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और दूसरा क्या होता था, हम इसको क्या बोलेंगे, पिना, एयर पिना बोलेंगे। ठीक है भाई। तो दो चीजें हमारे पास आ गई, एक क्या, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो कि साउंड वेव को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है बेसिकली, और उसको सेपरेट कौन कर रहा होता है, देन अल्टीमेटली इंटरनल और सॉरी मिडिल एयर और एक्सटर्नल एयर को सेपरेट कौन करता है, दैट इज अवर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, या एयर ड्रम भी इसको बोलते हैं। सही है। अब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर क्या चीजें होती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर इन्होंने बहुत ही कोई छोटी सी बनाई हुई है, बट इसके अंदर हमारे ऑसिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, वंस अगेन साउंड वेव को ट्रांसमिट करते हैं। और दूसरा, उस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का तो एक कनेक्शन है मिडिल एयर का, मिडिल एयर का एक और कनेक्शन होता है, विच इज व्हाट, विच इज दिस यूस्टेशियन ट्यूब, जो कि कहाँ पे खुल रहा होता है, फेरिंक्स में खुल रहा होता है। इतना जर्नल समझ आ गया, आ रही है चीजें समझ। चले अब, थ्रू दो विंडोज, ओवल विंडो और किसके, एक और भी होती है विंडो मेरे ख्याल से। ठीक है, तो उन विंडोज के थ्रू हमारा मिडिल एयर जो ऑसिकल्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं थ्रू किसके, उन विंडोज के थ्रू इंटरनल एयर से। और इंटरनल एयर में हमारे दो मेजर स्ट्रक्चर होते हैं, एक सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और दूसरा क्या चीज होती थी यहाँ पे, एक और भी चीज होती थी, हाँ वेस्टिब्यूल होता था हमारा। ठीक है भाई। तो अल्टीमेटली दो सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड दो दैट कॉक्लिया, वो क्या करा रहा होता है, वो ट्रांसमिट करता है साउंड इन अ फॉर्म ऑफ वेव्स, किस तरह, ब्रेन कॉर्टेक्स की तरफ थ्रू द नर्व, जाहिर सी बात है। सही है, और वो परसीव करके हमें समझाता है कि भाई आपने ये आवाज सुनी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमारे लिए अभी इतना जानना काफी है, बाकी जब आप ईएनटी पढ़ेंगे तो भले इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अब हम क्या करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द पैथोलॉजीज ऑफ दिस। जो हमने तीन पार्ट पढ़े हैं किसके, एयर के, एक हमने पढ़ा एक्सटर्नल एयर, एक हमने पढ़ा मिडिल एयर। ठीक है, इंटरनल एयर की भी मेजर जो पैथोलॉजीज है फॉर यूएसएमएलई के लिए आपको चाहिए होंगे, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल एयर, अगर हमें याद हो थोड़ा बहुत, तो एक्सटर्नल एयर को क्या प्रोटेक्ट कर रहा होता है, बेसिकली एक सेल्यूलम की लेयर होती है, या वेक्स की या लिपिड्स की लेयर होती है, जो कि क्या करती है, एक्सटर्नल एयर की स्किन है उसको सराउंड कर रही होती है, और इट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम एक्सेस मॉइस्चर, या एक्सेस जो है वो कोई ट्रॉमा या कोई भी चीज हो जाए, तो स्पेशली किससे प्रोटेक्ट कर रही होती है वो, इनडायरेक्टली। जाहिर सी बात है, जब ट्रॉमा होगा, जब मॉइस्चर होगा, तो ये सब चीजें होंगी, तो क्या इनोकुलेट करेगा वहां पे, बैक्टीरिया। तो दैट वैक्सी लेयर डू प्रोटेक्ट us from what, from developing the infection of this external air, which is known as what, otitis externa। अब ये किन में होता है इन्फेक्शन, स्पेशली उन लोगों में जो मॉइस्चर वाली कंडीशंस में बहुत ज्यादा रहते हैं, जैसे कि स्विमर्स हो गए। तो इसकी वजह से इसका दूसरा नाम क्या दिया हुआ है, ओटाइटिस एक्सटर्ना, स्विमर्स एयर। दूसरा, जो एयरबड्स वगैरह इस्तेमाल करते हो, जो लाइक, या फिर कोई किसी को खारिश वगैरह होती है, या किसी को हैबिचुअल आदत होती है कि कान में कोई भी चीज ऐसे करके डाल ली, कॉटन बड यूज करते हो जो एयरबड, ऐसे के बहुत ज्यादा यूज होता है, तो वंस अगेन कानों में वो पड़े होते हैं, एयरफोन्स की मैं बात कर रहा हूँ। वहां पे भी क्या हो रहा होता है, मॉइस्चर डेवलप हो रहा होता है, कंटिन्यूअस ट्रॉमा हो रहा होता है बहुत ज्यादा यूज से। अल्टीमेटली, या तो एक और के इचिंग वगैरह है, या किसी को आदत है कॉटन बड यूज करने की, तो अल्टीमेटली अगर, या तो क्या हो, वो जो लेयर थी वैक्सी वो मॉइस्चर की वजह से वो डीरेंज हो जाए, या फिर क्या हो, देयर इज अ डायरेक्ट ट्रॉमा टू द एक्सटर्नल एयर, कोई भी छोटा सा ट्रॉमा हो, अल्टीमेटली दिस कॉजेज द इनोकुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया विच कॉजेज व्हाट, दिस एक्सटर्नल एयर इन्फेक्शन। एंड द मोस्ट कॉमन नोन कॉज, नोन नहीं वैसे ही, मोस्ट कॉमन कॉज इज व्हाट, हाँ,
सूडोमोनास या सूडोनोमास? ओके, सूडोमोनास एरोजिनोजा। ठीक है भाई, मोस्ट कॉमन कॉज हमारे पास यही आता है। एंड हाउ डज द पेशेंट प्रेजेंट, आप मुझे बताएं चले। शाबाश, पेनफुल। और इसको तो ऑर्डाइटिस मीडिया है, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, आप मुझे बोलो कि क्या रेड नजर आएगा? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रेड नजर आएगी ओटाइटिस एक्सटर्ना में। तो आप बताएं ना कि मीडिया में और एक्सटर्ना में क्या फर्क हो। मीडिया पेनफुल होती है, ये एक्सटर्ना भी पेनफुल होती है। सिर्फ पेनफुल से तो हमने नहीं देखना होता ना, आपने सही एक बात बताई। व्हाट वी डू, भाई वी हैव अ 30-year-old पेशेंट जो कि क्या है, शाबाश जैन, एक तो आपने वो बताई, बहुत खास बात होती है ओटाइटिस एक्सटर्ना की। भाई वी हैव अ 30-year-old पेशेंट हु इज अ लाइक स्विमिंग कोच, या चले जो कि जो है वो एथलीट है, तो बाको बहुत ज्यादा मॉर्निंग वॉक करता है एयरबड्स डाल के, सही है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि उसको इचिंग थी, कि हैविंग हिस्ट्री ऑफ इचिंग, और वो कॉटन बड यूज करती है, फीमेल पेशेंट है फॉर सपोज हमारे पास। तो बहरहाल, नाउ वी हैव दिस पेशेंट इन द ओपीडी विद द कंप्लेन ऑफ व्हाट, सिवियर एयर पेन। आपको मरीज ये थोड़ी बताता है कि मुझे इसमें दर्द है या अंदर एयर में पेन है, वो तो बोलता है कान में दर्द है। ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन यू आर एग्जामिनिंग द एयर विथ किसके साथ, ओटोस्कोप के साथ। जैसे ही आपने पिन्ना को पकड़ा, पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन हुआ ऑन द मैनिपुलेशन ऑफ द पिना। दिस इज वेरी वेरी टिपिकल फॉर व्हाट, ओटाइटिस एक्सटर्ना। इसको अच्छे से याद रखिए। और जब आप एग्जामिन करने लगे हैं तो द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इज फिल्ड विथ व्हाट, दूसरा ये सवाल आता है पस, या क्या बोलते हैं, पस है, या फिर बोलते हैं इन्फ्लामेशन है कि हमें देखने में मसला हो रहा है, या तीसरा बोलते हैं कि हमें कोई दाना बॉयल सा नजर आ रहा है एक्सटर्नल एयर में। और तीसरी बात हमेशा ओटाइटिस एक्सटर्ना में बोलते हैं कि देयर इज क्लियर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन किसका है, एक्सटर्नल का ना। तो मे भी हल्की सी रेडनेस बोलेंगे, बट ज्यादातर केसेस में क्लियर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो दिस इज द टिपिकल प्रेजेंटेशन इन फाइंडिंग्स, ओटोस्कोपिक फाइंडिंग्स ऑफ व्हाट, ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो आपको इतना जरूर आना चाहिए मेरे ख्याल से। ईएनटी में तो पूरा चैप्टर है ना ओटाइटिस एक्सटर्ना में। सही है, समझ आ गया। व्हाट यू विल डू फॉर द ट्रीटमेंट? एंटीबायोटिक्स देंगे। मैंने तो कान में डाली, वो तो सीधा अंदर चली गई, रुकी ही नहीं यहाँ पे। अब ओरल, ओरल दे देंगे। आप में से कोई बताए, ये थी आप लोगों ने, मैं बोलता था मुबश्शिर आप जवाब दें, इस्माइल भी जवाब दें, जो बच्चे मुझे तंग करते थे ना क्लासेस स्टार्ट करें जल्दी से, मैं बोलता था अभी बच्चों ईएनटी पढ़ लो जब तक। हाँ, वो तो हम देंगे, सिप्रोफ्लोक्सिसिन देते हैं, बट कैसे ओटाइटिस एक्सटर्ना में? कोई एक मुझे बता दे प्लीज। एक वर्ड बोलते हैं, विक प्लेसमेंट के थ्रू हम देते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना में। यार आई डोंट नो, बट वो आपसे सुनना चाहते हैं ये बात। व्हाट इज विक प्लेसमेंट? बेसिकली हम वो एक जो कॉटन बड टाइप एक चीज होती है, विक होता है, उसको पूरा डुबो के वो रख रहे होते हैं, या वो रख के ऊपर वो डाल रहे होते हैं। क्यों? ताकि ओटाइटिस एक्सटर्ना जो एक्सटर्नल एयर है वहां तक वो एंटीबायोटिक थोड़ी देर रहे और कान को, बाहर वाले कान को लगे। और ज्यादातर एंटीबायोटिक्स कौन सी, जो एंटी, कौन सी सूडोमोनल एंटीबायोटिक्स है, वो कौन सी हमारे पास, सिप्रोफ्लोक्सिसिन के एयर ड्रॉप्स दे रहे होते हैं। और उसकी कॉम्बिनेशन में और क्या चीज होती है, डेक्सामेथासोन। वाई डेक्सामेथासोन क्यों दे रहे हैं? ओटाइटिस एक्सटर्ना इज हाईली एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन, तो हम डेक्सा देते हैं ताकि कुछ कान की जो स्वेलिंग है, पस आना है और ये सब चीजें कम हो। समझ आ गया? ओके, अगर समझ आया है तो अब हम एक और चीज समझते हैं, विच इज व्हाट, वी हैव अ 55-year-old diabetic patient, or he is presented with a complaint of severe ear pain, जो कि रात में इतना बढ़ गया था उसको कल से नींद ही नहीं आई है। On examination you are seeing that this patient has same, like जब आप पिन्ना को हिला रहे हैं तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और जो है वो
आपने कान देखा तो बहुत इन्फ्लामेशन वेटनेस एक्सटर्नल एयर की हो रही है। मिडिल जो हमारे पास वो है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, उसकी थोड़ी बहुत रेडनेस है, बट माइनर सी है। हाउ यू विल मैनेज दिस पेशेंट? 55 ईयर ओल्ड डायबिटिक, उसको फीवर भी हो गया। अच्छा, सब जाग रहे हैं ना जो जूम पे हमें ज्वाइन किया हुआ है? सुन तो रहे हैं ना सब लोग? ओटोस्कोपी हो गई, मैंने फाइंडिंग बता दी। इन्फ्लामेशन है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थोड़ी बहुत रेड है, बाकी क्लियर है सब। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ ताकि आप लोग कभी भूले ना। ऐसे नहीं है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको नहीं आ रहा, ठीक है? क्या हो सकता है? अब देखें, मैंने नहीं ड्रॉप्स एंड एंटीबायोटिक्स नहीं, कॉम्प्लिकेशन स्माइल सही बता रहे हैं भाई। दिस पेशेंट इज 55 ईयर ओल्ड डायबिटिक। इन डायबिटिक जब एक्सटर्नल ओटाइटिस एक्सटर्ना होती है तो हम टर्म चेंज कर लेते हैं। जब इतने सिवियर फीचर के पूरी रात नींद नहीं आई और बुखार हो रहा है, दिस इज नोन एज मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। क्यों? इन दीज इम्यूनो compromised पेशेंट्स वी हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग डेट के वो इन्फेक्शन जो है वो आगे फैल रहा है। इट स्टार्ट्स इन्वॉल्विंग व्हाट? जो एयर के बोन्स हैं, जो कार्टिलेज है, इट कॉजेज स्टार्टिंग ऑस्टियोमाइलिटिस, इट कॉजेज नेक्रोसिस। तो इसकी वजह से इन पेशेंट्स में हम ओटाइटिस एक्सटर्ना को ट्रीट किस लिए करते हैं, किसके साथ करते हैं? विथ आईवी एंटीबायोटिक्स। सही है। एंड इन दिस सिनेरियो इट इज नोन एज व्हाट? मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। मे बी आप पस के साथ वहां पे नेक्रोसिस भी देख रहे होंगे, मे बी आप पस के साथ आप डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन भी देख रहे होंगे। ये जरूर याद बात रखनी है, ठीक है भाई? तो समझ आ गया कि ओटाइटिस एक्सटर्ना में हफनेन और मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना में क्या फर्क है। कि व्हेन यू हैव एल्डरली डायबिटिक और मे बी इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट हो, तो यही सूडो मोनाज या नोमाज क्या करा रही होती है? मेलिग्नेंट इन्फेक्शन करा रही है। मेलिग्नेंट क्यों कह रहे हैं अब आप वो तो समझ गए होंगे। आ गया समझ? अब हम इसको डिफाइन करते हैं, हम थोड़ा सा अंदर कान के जाते हैं, विच इज नोन एज ओटाइटिस मीडिया। यानी बेसिकली व्हाट? द इन्फेक्शन ऑफ मिडिल एयर केविटी। वो कब होता है इसमें? शाबाश। दूसरा? ये तो कॉज मुझे भी आता था। दूसरा? एच आई, स्माइल हाई कर रहा है हमें। हाँ, द मोस्ट कॉमन जो एटियोलॉजी नोन है फॉर द ओटाइटिस मीडिया, हमने क्या किया था? दो कनेक्शंस थे मिडिल एयर कैविटी के। एक क्या था? जो फेरिंक्स से आ रहा था, विच वाज नोन एज व्हाट? यूस्टेशियन ट्यूब। अब होता क्या है, अपर जो हमारे पास क्या आती है? वायरल इलनेस आती है, अपर रेस्पिरेटरी वायरल इलनेस, फ्लू, कफ और फेरेंजाइटिस वगैरह। वो वायरल इन्फेक्शन बेसिकली क्या करा रहा होता है? फेरिंक्स की एडिमा एंड इन्फ्लामेशन। अल्टीमेटली क्या होता है कि वो ट्यूब जो हमारा यूस्टेशन ट्यूब था वो बंद हो जाता है, उस इन्फ्लामेशन, उस जो भी उसकी वजह से। ठीक है। अब यूस्टेशन ट्यूब बंद क्यों होता है? उसका नॉर्मली काम क्या होता है कि वो प्रेशर बैलेंस कर रहा होता है बिटवीन द एयर कैविटीज। अब याद है जिसको भी फ्लू वगैरह होता है तो वो बोलता है कि मेरा कान भी बंद हो गया। अब क्यों बंद होता है? वो बेसिकली के अंदर नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है, और वो जो ये वो है, नहीं नहीं, दिस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन उसको ऐसे पुश कर लेता है अपनी तरफ ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर। सही है। तो इसकी वजह से हमें क्या फील हो रहा होता है? कि कान बंद हो गया। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि दैट क्लोजर ऑफ द यूस्टेशन ट्यूब, दैट मे बी डिसफंक्शन ऑफ द यूस्टेशन ट्यूब। होता क्या है जब भी हमारी जो नॉर्मल ह्यूमन कैविटीज हैं, जब भी वहां पे ब्लॉकेज या स्लो मूवमेंट होती है तो क्या होता है? वहां पे वहां के जो नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनको ग्रो करने का मौका मिल जाता है। एंड अल्टीमेटली हमें क्या इन्फेक्शन मिल रहा होता है? दो ऑर्गेनिजम्स जो नॉर्मली केविटी में थोड़े बहुत होते हैं, या मे बी ड्यू टू दैट ट्यूब डिसफंक्शन, वो ओरल केविटी से कहाँ जा रहे होते हैं? कान मिडिल एयर केविटी की तरफ, या सेकेंडरी किसको परफोरेशन हुई है या उसके थ्रू। बहरहाल अल्टीमेटली वो ऑर्गेनिजम्स क्या करा रहे होते हैं? इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल एयर, इट इज नोन एज व्हाट? ओटाइटिस मीडिया।
अब एक चीज होती है अक्यूट ओटाइटिस मीडिया, एक होती है क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। मैं ये पढ़ाऊं या डिटेल में इतना नहीं पढ़ाऊं, ये ठीक आप सब लोग भी बता दें ताकि आपकी अच्छी खासी कवर हो जाएगी वैसे। ठीक है भाई, तो एक है अक्यूट ओटाइटिस मीडिया और एक है क्रोनिक सप्रेसिव ओटाइटिस मीडिया। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो जो इन्फेक्शन हुआ है, एंड दैट मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहले क्या करा रहा होता है अक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एंड वो कौन से ऑर्गेनिजम्स है फ्रेंड? हाँ, यस, एक स्ट्रेप नमोनिया, दूसरा एच इन्फ्लुएंजा, तीसरा कौन सा है? बॉक्सरेला कैट हेरेलिस। ठीक है, खैर है, नाम पढ़ना नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, कोई मसला नहीं होता इसमें, बस जैन को ज्यादा मसले होते हैं इस बात पे और मुबशर को। तो बहरहाल pneumonia, influenza and catarrhalis, these are the most three common organisms जो हमारी क्या करा रहे होते हैं ओटाइटिस मीडिया करा रहे होते हैं। and how does it present acute otitis media? अब देखें, कान के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, मे बी उस इन्फेक्शन के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, पस भी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और वो एक इनक्लोज कैविटी में है। अल्टीमेटली वो किस पे प्रेशर डालना शुरू करेगा? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हमें कैसे नजर आती है? रेड सी, बल्जिंग सी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अलोंग विथ एक्सटर्नल एयर, बिल्कुल क्लियर होगा। पेशेंट को बहुत ज्यादा कान में दर्द हो रहा होता है, क्यों? क्योंकि वो पूरा जो पस फॉर्म हो रहा है वो इनक्लोज एक कैविटी में, वो प्रेशर सिम्टम्स दे रहा होता है। लिटरली नींद ही नहीं आती मरीजों को। और इसके अलावा क्या हो रहा होता है? फीवर भी आ रहा होता है इसके अंदर। एंड अल्टीमेटली इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? अक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एंड ज्यादातर इसमें हम क्या दे रहे होते हैं? मे बी ओरल एंटीबायोटिक्स लाइक ऑगमेंटिन दे रहे होते हैं अलोंग विथ सेम वही सिप्रोफ्लोक्सासिन एयर ड्रॉप्स। ठीक है भाई, समझ आ गया? इन अगर डेट इन्फेक्शन गोज अनट्रीटेड या डेट इन्फेक्शन गोज अंडर ट्रीटेड तो वो क्रोनिक हो जाता है। अल्टीमेटली इन पेशेंट्स में क्या हो जाती है? देयर इज होल इन दैट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जहां से पस निकल रहा होता है, अंडर ट्रीटेड गया या अनट्रीटेड गया, पस निकल निकल के दर्द तो कम हो जाता है, वो जो पहला बहुत ज्यादा पस था वो भी निकल गया। अब ultimately that acute otitis media will convert into some form of chronic infection which is known as what? Chronic suppurative otitis media. And the main complaint जो पेशेंट वो दे रहा होगा उसमें वो क्या दे रहा होगा? डिक्रीज हेयरिंग और क्रोनिक पस फ्रॉम द एयर, क्रोनिक पस निकल रहा होता है पेशेंट्स को। जब आप देख रहे होते हैं तो आपको क्या नजर आएगा? देयर इज टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, और उसमें से आपको पस निकलता हुआ दिखाई देगा। एंड पेशेंट विल बी गिविंग द हिस्ट्री ऑफ व्हाट? नहीं, हाँ, कि उसको इन्फेक्शन ऐसे हुआ था, उसने एंटीबायोटिक्स दिए थे और इस तरह से। ठीक है, और ज्यादातर हम क्या करते हैं इन केसेस में? वी विल डू, एक आती है हमारे पास, कल्चर ले रहे होते हैं स्टिक के थ्रू, वो कॉटन बड की तरह ही होती है, हम बहुत ख्याल से पूरी घुसा के ऐसे पस का एक कल्चर लेते हैं, एक सैंपल लेते हैं पस का, एंड देन फिर वो कल्चर के लिए भेज देते हैं। फिर जिसको ये छोड़ नहीं रहा होता ना, क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया क्या चीज है? बेसिकली वो मिडिल एयर इन्फेक्शन क्या हो गया? क्रोनिक हो गया। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे होते हैं? उनको डेड कल्चर के बाद हम एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि वहां पे रेजिस्टेंस डेवलप ना हो। ठीक है भाई, समझ आ गया? और मैंने देखा है ज्यादातर एमोक्सिसिलिन और ये आ जाती है सेंसिटिव। ठीक है भाई, तो ये था अबाउट ओटाइटिस मीडिया एंड ओटाइटिस एक्सटर्ना। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो बेसिक क्यूज आप लोग हल कर लोगे इसके थ्रू। और एक जर्नल बहुत अच्छा ओवरव्यू है, आप जरूर ये इनकी में से ये चैप्टर कर लीजिएगा। और इस बुक में से भी अब आप लोग रीड दे दें तो फिर आप आगे मूव होते हैं। यस, एक तो किसी ने जवाब दिया, हमें कहा क्या नजर आ रहा था इस पिक्चर में? हमें एक तो पस नजर आ रहा है, दूसरा रेड इन्फ्लाम्ड, और तीसरा हमें क्या नजर आ रहा है कि जो ट्यूब है वो ओवरऑल इन्फ्लेमेशन की वजह से बंद हो गया है, जगह बहुत कम हो गई है। ठीक है, तो दिस इज द टिपिकल जो हमें क्या नजर आ रहा होता है? एक्सटर्नल एयर ऑन वॉट? ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द ओटाइटिस एक्सटर्ना। ज्यादातर कभी कभी ये भी होता है कि हम पेशेंट्स की उस दिन वो जो
जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो देख ही नहीं पाते, पहले हम उनकी क्या करते हैं, सक्शनिंग करते हैं ताकि वो पूरा पस निकल जाए, थोड़ी सी में भी हम विक प्लेसमेंट कर लेते हैं कि इन्फ्लामेशन कम हो, देन जो है वो एग्जामिनेशन होती है। इतना कभी कभी ज्यादा इन्फ्लाम्ड एयर के साथ पेशेंट आ रहे होते हैं। ठीक है, सो दिस वाज हमारी क्या, ओटाइटिस एक्सटर्ना। दूसरी भी एक पिक्चर थी, ये मैंने गूगल से ही लिए हैं, कि कोई डॉक्टर साहब है, ये भी है, ये भी है। ठीक है भाई, ये क्रोनिक ओटाइटिस है तो इसमें कोई इतना ज्यादा हमें पस नजर नहीं आ रहा। बहरहाल कि आपको समझ आ गया, इतना काफी था। अब हम देखते हैं किसको, ओटाइटिस मीडिया को, जो फर्स्ट एड में पिक्चर दी हुई है और बहुत अच्छी दी हुई है। ये हमें क्या नजर आ रहा है ए के अंदर, हसनैन आप बताएं। हमें नजर आ रहा है रेड इन्फ्लेम्ड बल्जिंग टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। तो ये दिस इज द टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, दिस इज द टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया। अगर इतना समझ आ गया तो अब हम देखेंगे द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओटाइटिस मीडिया। अगर हम उसको ट्रीट नहीं करते हैं तो क्या होगा। एक, यस, लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स, आप ईएनटी के बच्चे हैं ना, मैं इतना होशियार नहीं होते। लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स ऐसे होता है कि जब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अपना नॉर्मल जो उसकी एनाटॉमी है अगर वो चली जाती है, वो लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स उसमें हो जाता है। ठीक है, अब एक बात देखें, we did not treated or under treated the patient with otitis media. Ultimately, what are the complications he can develop? He can develop chronic suppurative otitis media, या फिर उसको दो और तरह के जो आपकी बुक में अभी लिखे हुए हैं। वन इज व्हाट, कि जब वो मिडिल एयर इन्फेक्शन क्या करेगा, फैलना स्टार्ट हो जाएगा, स्पेशली कहाँ पे, डेट साथ वाले बोन में, जो कि मेस्टॉइड एयर सेल्स होते हैं, जो कि इनक्लोज कर रहे होते हैं किसको, मिडिल एयर को। उनको जब इन्वॉल्व करना स्टार्ट हो जाए तो इट इज नोन एज व्हाट, मेस्टॉइडाइटिस। और ये कैसे प्रेजेंट करेगा, पेन होगा, और क्या होगा, और क्या होगा। हाँ, ओके, सो व्हाट इज बेसिकली मेस्टॉइड एयर सेल्स या मेस्टॉइड प्रोसेस इज बेसिकली द पार्ट ऑफ व्हाट, हमारा जो टेम्पोरल बोन है उसका पार्ट है। जब उसका इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें क्या नजर आता है, सबसे पहले ओके, वी हैव हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक एयर इन्फेक्शन, ओटेल्जिया, लॉस ऑफ हेयरिंग, तीनों मिले। व्हाट इज मोर स्पेसिफिक इज वी विल सी that the patient has post auricular redness and swelling at the area of that temporal bone. दूसरा एक और इंपॉर्टेंट फीचर, ड्यू टू दैट एडिमा एंड इन्फ्लामेशन, आपको जो उस साइड वाला कान है वो या तो थोड़ा ऐसे आगे नजर आएगा, या तो ऐसे पीछे खिंचा हुआ नजर आएगा। क्यों, क्योंकि जो ओवरऑल एडिमा हो रही होती है वो पुश कर देती है कहाँ, आगे, जो पेना है उसको। एंड अल्टीमेटली अगर हम उसको भी ट्रीट नहीं करते तो वो क्या करवाएगा, दिस कैन लीड टू लाइक बहुत बुरे कॉम्प्लिकेशंस, मे बी फेशियल नर्व पैल्सी, मे बी वो इन्फेक्शन फैलने लग जाता है। अब टेम्पोरल बोन के बाद क्या चीज है अंदर, स्कल के अंदर क्या चीज है, ब्रेन है ना। तो दिस कैन लीड टू व्हाट, मेनिंजाइटिस, बट स्पेसिफिकली मेनिंजाइटिस नहीं, ब्रेन एक्सेस करा सकता है ये इन्फेक्शन। समझ में आ गई कि एयर इन्फेक्शन कितने खतरनाक होते हैं। ये थी दूसरी। और हम कैसे उसको ट्रीट करते हैं, अब मेस्टोइडाइटिस हो गई है ना, तो उसकी क्या होती है, मेस्टोइड एक्सप्लोरेशन होती है। एंड अगर कोई क्रेनियल नर्व है वो दबी हुई है तो उसको हम रिस्टोर करते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन लाइक पस फैल गया है, जो नेक्रोटिक बोन है उसको रिमूव करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेस्टोइडेक्टोमी। ठीक है भाई, और फिर देन उसको हम पेशेंट को आईवी एंटीबायोटिक्स पे रखते हैं। ठीक है, समझ आ रही है हसनैन बातें। एंड अल्टीमेटली द थर्ड मेजर कॉम्प्लिकेशन जो हमने पढ़ा था, कि मिडिल एयर इंफेक्शन में कभी कभी क्या करता है, दैट लीड टू द परफोरेशन ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो कि क्या कर रही होती है, अलग कर रही होती है एक्सटर्नल एयर को मिडिल एयर से। ये बातें गौर से समझनी है, यही लिटरली ये जो 10 डिजीज लिखी हुई है ना, आधे बीसीक्यूज इन्हीं पे आते हैं ईएनटी में से। तो बहरहाल, अब
अगर वो क्या हो रहा है, वो जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसकी परफोरेशन होती है, तो क्रोनिकली वो क्या हो सकते हैं, क्या मसले करा सकती है? क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, परफोरेशन ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, किसी भी कॉज की वजह से मोस्ट लाइकली ड्यू द इन्फेक्शन क्या करा सकती है? हेयरिंग लॉस, वो रीजनरेट नहीं होगी। दूसरा, हमारी जो एक्सटर्नल एयर की कैविटी है ना, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्क्वेमस सेल एपिथेलियम, और मिडिल एयर की कुछ और एपिथेलियम होती है, वो एक इनक्लोज स्पेस है जो कि एक्सटर्नल एयर से अलग है। अल्टीमेटली अगर एक क्रोनिक परफोरेशन होती है ना, तो होता क्या है, दैट जो आपकी क्या है, जो आपकी स्क्वेमस सेल एपिथेलियम है, वो ग्रो करने लग जाती है उस होल के थ्रू अंदर इनटू दैट मिडिल एयर कैविटी, और उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, कोलियोस्टोमा। समझ में आ गई? कोलियोस्टोमा इज समथिंग कि क्या हो रहा है, योर स्क्वेमस सेल एपिथेलियम ऑफ द एक्सटर्नल एयर इज ग्रोइंग इनटू व्हाट, इनटू मिडिल एयर। व्हाट इज द इशू देन? एक तो पर उसकी हीलिंग नहीं होगी भाई, वहां से एक एपिथेलियम का पॉकेट अंदर जा रहा है। व्हाट कुड बी द अदर कॉज ऑफ दिस कोलियोस्टोमा फॉर्मेशन? इस बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था कि जब यूस्टेशन ट्यूब का डिसफंक्शन होता है, तो वो किस तरह हो जाता है, जो मिडिल एयर कैविटी को जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन सेपरेट करती है, वो कैसे ऐसे इनवर्ड रिट्रैक्टेड हो जाती है। तो ये जो रिट्रैक्शन पॉकेट्स बने हैं ना, उनके थ्रू भी ये कोलियोस्टोमा फॉर्मेशन होती है। ये बहुत डिटेल में ईएनटी में लिखा हुआ है, फॉर लर्निंग पर्पसेस फॉर नाउ, दैट रिट्रैक्शन पॉकेट्स आर आल्सो causes what, the formation of squamous epithelium into the middle air cavity. तो eustachian tube dysfunction या tympanic membrane perforation are the risk factors for what, कोलियोस्टोमा फॉर्मेशन। और क्या चीज है वो, स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ बन रही है, आपके मिडिल एयर के अंदर बन रही है। अब मुझे बताएं, हाउ डज दिस पेशेंट विल प्रेजेंट? A 12-year-old patient presented in the OPD with the complaint of recurrent air infections since last 6 months या मे बी 12 months। एक तो ये patient is now complaining of decreased hearing from the left ear, and there is a drainage of chronic like history of pus draining from the ear, especially the left ear, जो कि इतना ज्यादा अमाउंट में नहीं होता। When you are doing the otoscopic examination, you are seeing the tympanic membrane, उसमें एक perforation है, and through that perforation you are seeing a pearly mass into the what, into the maybe that retraction pocket, into the maybe that perforation, and उस pearly mass basically वो क्या है, this is a typical case of कोलियोस्टोमा। समझ में आ गई? अब कोलियोस्टोमा क्या करेगा भाई, ये जो कोलियोस्टोमा फॉर्मेशन है ना, इसकी हेयरिंग क्यों कम हुई है? अल्टीमेटली इट कॉजेज व्हाट, इट कॉजेज द डीजनरेशन ऑफ द ऑसिकल्स। अब आप सोचो, डीजनरेशन ऑफ द ऑसिकल्स हो गई तो पेशेंट विल बी एट परमानेंट कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। दिस इज द मोस्ट फियर्ड कॉम्प्लिकेशन ऑफ व्हाट, कोलियोस्टोमा फॉर्मेशन। समझ में आ गई? आई होप कि मैंने मोस्ट ऑफ द चीजें इसमें से कवर कर ली है। ठीक है भाई, अब आप लोग भले मेस्टोइडाइटिस को तो रीड दे चुके हैं इन पेज। सो द नेक्स्ट पेज, उसी पेज पे बल्कि 548 पे वी हैव अ टॉपिक जो कि इनर एयर में हम जो यूएसएमएलई के लिए है, सिर्फ एक ही टॉपिक है हमारे पास लकीली, वो है वर्टाइगो का। और वर्टाइगो के अंदर हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, बिटवीन द इंटरनल एयर जो कॉजेज हैं वर्टाइगो के, एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कॉजेज हैं, व्हिच इज बेसिकली द बुक इज टॉकिंग अबाउट द सेरिबेलम। ठीक है भाई, इतना समझ आ गया। अब देखें व्हाट इज वर्टाइगो। हसनैन, वर्टाइगो क्या चीज है? चक्कर आना। मुझे जो है वो ऐसे आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है और मैं बेहोश होके गिर रहा हूँ, ये वर्टाइगो है। आपने तो बोला ना चक्कर आना। अच्छा देखें, वर्टाइगो इज बेसिकली, अच्छा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज व्हेन यू विल टेक द हिस्ट्री, पेशेंट बोलता है चक्कर आ रहे हैं मुझे, तो किस तरह के चक्कर आ रहे हैं, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, या आपको पता ही नहीं चला और आप बेहोश हो गए, गिर गए, या फिर
ऐसे लग रहा है कि आप खड़े हुए हैं और पूरी चीजें ऐसे गोल घूम रही है, या मे भी अप डाउन में भी गोल घूम रही है। तो दिस इज नोन एज, जो थर्ड टाइप मैंने बोला वो क्या है, इट इज दी वर्टाइगो। और ये सारे किसकी अम्ब्रेला में आते हैं, डिजीनेस की अम्ब्रेला में। पेशेंट बोल रहा है कि मुझे कुछ हो रहा था, कुछ घबराहट हो रही थी, आंखों के आगे में भी अंधेरा आ रहा था, में भी सब चीजें घूम रही थी। पेशेंट अलग अलग तरह की हिस्ट्री दे रहा होता है। तो वर्टाइगो की बेसिकली क्या डेफिनेशन है कि सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग while एक्चुअली स्टेशनरी। और इसके हमने जिस तरह से शुरू में बोला, देर आर टू मेजर कॉजेज। तो उसमें से वन इज द प्रॉब्लम लाइज विद इन द इंटरनल एयर। और इंटरनल एयर की तीन प्रॉब्लम आपकी बुक लिख रही है। एक तो क्या, वेस्टिब्यूलर न्यूराइटिस, जो कि बेसिकली क्या है, दैट वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व की क्या हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है। अदर टू टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें से एक हमारे पास दोनों पेशेंट्स की मैं हिस्ट्री बताता हूं। देखें, वी हैव अ 30-year-old पेशेंट प्रेजेंटेड इन द ईएनटी क्लिनिक विद अ कंप्लेन ऑफ व्हाट, sudden, brief, less than 1 minute episodes of spinning sensation, which sometimes causes what? Vomiting to that patient. और these episodes especially occur जब वो एक सर्टेन पोजीशन में पेशेंट सो रहा होता है या अचानक से उठता है, तो उस वक्त होते हैं। या मे भी सोफा पे बैठ के जब ऐसे लेटता है टीवी देखने के लिए, तो उस वक्त होता है। सही है। नाउ वी हैव अनदर पेशेंट who is a 30-year-old female presented in the ENT clinic with a complaint of what? With a complaint of maybe थोड़े बहुत episodes of spinning sensation along with associated decreased hearing। एंड एक और कंप्लेन आती है, पेशेंट बोलता है एयरफुलनेस हो रहा है मुझे। एयरफुलनेस का क्या मतलब है? हाँ, ऐसे जैसे पानी भर जाता है या कुछ चला जाता है तो कैसे भरा भरा फील होता है, तो एयरफुलनेस के साथ हमारे पास पेशेंट आ रहा है। तो वन, जो फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया, इट इज द टिपिकल केस ऑफ बिनाइन प्रॉक्सिमल पेरोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो, BPPV। ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ड्यू टू व्हाट, ये क्यों हो रहा है? क्या हो रहा था पेशेंट को, एक सर्टेन पोजीशन में जब आता है तो सर्टेन पोजीशन पे क्या होता है, उसको स्पिनिंग सेंसेशन, वरना वो ऑलमोस्ट पूरा दिन ठीक होता है। एंड अल्टीमेटली वो एपिसोड किस तरह से आते हैं, थोड़े मिनट के लिए लॉस चल रहे होते हैं, ट्रांजिएंट होते हैं। एंड दूसरा वो क्या हिस्ट्री दे रहा है कि देयर इज नो एयर, जो हमारी सेंसरी न्यूरोनल बिल्कुल ठीक है, हेयरिंग, और कोई भी उसको सिम्टम नहीं है। तो दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ व्हाट, BPPV। और ये क्यों हो रहा होता है? ये जो हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल्स है ना, उनके अंदर कभी कभी क्या बन जाता है, ओटोलिथ हम उनको बोलते हैं। व्हाट इज नाउ ओटोलिथ? इज बेसिकली छोटे छोटे से जर्रात होते हैं जो कि ड्यू टू मे बी प्रोटीन के डैमेज की वजह से, ड्यू टू जो नॉर्मल डिजनरेशन हो रही होती है हर टिश्यू में, हर सेल्स के अंदर, उसकी वजह से जो ओटोलिथ फॉर्मेशन होती है ना, वो जब स्पेसिफिकली अ पार्ट ऑफ दैट, क्या, जो कि कोक्लिया है उसकी जगह पे जाते हैं, तो दे कॉजेज द स्टिमुलेशन एंड व्हाट, द प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट, जो कि उसको क्या हो रहा होता है, वर्टाइगो हो रहा होता है। ठीक है। और हम ये डायग्नोज कैसे करते हैं, वी डायग्नोज इट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ अ मैन्यूअर। और उस मैन्यूअर को कहा जाता है व्हाट, दिस डिक्स हेल्प लाइक मैन्यूअर। ठीक है भाई, ये क्या चीज है? अब देखें, हम क्या करते हैं इस पेशेंट को। अच्छा, बेसिकली वो जो उसको पर्टिकुलर सेंसेशन एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे आ रही थी ना, वो क्यों आ रही थी? क्यों? क्योंकि जब ये ओटोलिथ कहां पे चला जाता है, नॉर्मली कहीं और है, अल्टीमेटली वो मूव मूव होके जब वो पोस्टीरियर केनाल पे पहुंचता है, तब इसको वर्टाइगो होता था। तभी ये पेशेंट क्या बोल रहा है, हसनैन, कि उसको पर्टिकुलर पोजीशन पे ये सब होता है। तो हम क्या करते हैं, थ्रू दिस मैन्यूअर, हम बेसिकली क्या करते हैं, उस पेशेंट को उस पर्टिकुलर पोजीशन में लाते हैं।
कि ताकि वो ओटोलिथ वहीं पोस्टीरियर कैनाल पे हो। एंड हम क्या देखते हैं, जैसे ही पेशेंट इस पोजीशन में पहुंचता है तो पेशेंट को हमें नजर आता है कि मे बी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल निस्टैगमस शुरू हो जाता है पेशेंट को। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस हसनैन? इसका ट्रीटमेंट क्या है? यस, ट्रीटमेंट के लिए भी इसका एक मैन्यूवर होता है, और उस मैन्यूवर की हेल्प से बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, इस पूरे ओटोलिथ को रिमूव कर लेते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, एप्ली मैन्यूवर। ठीक है, ये पूरा मैन्यूवर है, आपको अगर देखना हो तो इसकी वीडियोस भी अवेलेबल होती हैं। इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हेड की मूवमेंट करा के हम सेमी सर्कुलर कैनाल से उन जो जो स्पेसिफिकली उन जगहों पे जो ओटोलिथ जा रही है उसको हटा रहे हैं। ठीक है, और ये हमेशा क्लिनिक सेटअप में किया जाता है, एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल करते हैं। ऐसे ना हो आप घर में किसी को और आप कर रहे हो और उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाए। क्यों? क्योंकि जब आप ये मैन्यूवर कर रहे होते हैं तो देयर इज अ चांस कि वो कहाँ पे आएगा, जहां पे वर्टाइगो होता है, पेशेंट को वॉमिटिंग, निस्टैगमस और ये सब चीजें भी हो सकती है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो दिस वाज बिनाइन पेरोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो या बीपीपीवी। ये समझ आ गया आपने? अब जो मैंने सेकंड केस डिस्कस किया था, लुक, जो हमारा इंटरनल एयर कैविटी है ना, जिस तरह से हमारी ब्रेन की कैविटी थी उसकी भी एक सर्टेन लिमिट होती है, उसमें एंडोलिफ प्रोड्यूस होता है और वो रिमूव होता है। अब इन दीज पेशेंट्स, जो कि मैंने सेकंड केस बताया था विच इज नोन एज मीनियर्स डिजीज, इन पेशेंट्स के पास क्या हो रहा होता है, देयर इज इडियोपैथिकली इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दैट फ्लूइड, जो कि किस में होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल में होता है। अब फ्लूइड जब ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, पूरा जो उसके फंक्शंस थे वो खराब हो जाएंगे। क्या होगा, हेयरिंग लॉस, वर्टाइगो, एंड अल्टीमेटली दूसरा क्या, एयरफुलनेस भी पेशेंट दे रहा होगा। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इडियोपैथिक। और व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस? वी गिव दोज ड्रग्स जो कि क्या करेंगी, डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, एंडोलिम्फ, या इंक्रीज द एक्सक्रिएशन ऑफ द एंडोलिम्फ, या फिर जो साल्ट रेस्ट्रिक्शन वगैरह हम इन पेशेंट्स में दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली रिटार्ड कर रही होती है एंडोलिम्फ की फॉर्मेशन को। सो दिस वाज ऑल अबाउट बीपीपीवी एंड मीनियर्स डिजीज। और ये दोनों क्या है, दीज आर द पेरिफेरल कॉजेज ऑफ व्हाट, वर्टाइगो। समझ आ गया आपने? और सेंट्रल कॉज में हमारे पास एक ही आता है, इट इज नोन एज व्हाट, सेरिब्रल कॉजेज ऑफ द वर्टाइगो। और हम कैसे अलग करेंगे आपको यही पता होना चाहिए, कैसे अलग करेंगे हम पेरिफेरल को सेंट्रल से? हाँ, शाबाश, वो तो ठीक है, डायग्नोसिस हो गया। और जो सेंट्रल टाइप ऑफ द वर्टाइगो होगा वो क्यों हो रहा है, वो सेरिबेलम की वजह से हो रहा है। तो उसमें हमें और क्या चीजें मिल रही होंगी, वी मे फाइंड अदर सेरिब्रल साइंस, जैसे एटेक्सिया हो गई, जैसे डिसआर्थिया हो गई, ये सब चीजें हमें मिल रही होती हैं इनटू द व्हाट, इनटू द सेरिब्रल, ओ सॉरी, सेंट्रल वर्टाइगो, या जिसको हम सेरिब्रल वर्टाइगो भी बोल रहे हैं। और ये ज्यादातर कब होता है, मे बी स्ट्रोक ऑफ दोस वेस्टिबुलर न्यूक्लाई, मे बी कोई डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर है, मे बी कोई ट्यूमर है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या करा रही होती हैं, हमारा सेंट्रल या सेरिब्रल वर्टाइगो। अब आप लोग जल्दी से इसको रीड दे दें तो हम आगे मूव ऑन।